गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। हम आप लोगों को आज कक्षा 12वीं की भौतिकी की जो पहला लेसन है उसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.14 के बारे में जो है कि चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो है कि प्रश्न है, इस पर पहले हम ध्यान देंगे कि प्रश्न क्या है। 1.14 कह रहा है कि दिए गए चित्र में, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, ये जो वैद्युत क्षेत्र है एक समान स्थिर है, 3 आवेशित कण, देखिए आवेशित कण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 आवेशित कण की जो पाथ प्रदर्शित किया गया है। तो रास्ता दिखाया जा रहा है, ऐसे 3 आवेशित कणों को दिखा रहा है ना। तीनों आवेशित कणों के चिन्ह लिखिए। अब इन तीनों का आवेश का चिन्ह लिखना है कि पहले पर कौन सा आवेश है, दूसरे पर कौन सा आवेश है, तीसरे पर कौन सा आवेश है। ठीक है, इनमें से किसी कण का आवेश सन्निहित अनुपात, किस कण का आवेश सन्निहित अनुपात Q/m अधिकतम है, और इस चित्र के द्वारा ये पाना है कि किसका E/m का अनुपात अधिकतम होता है। तो चित्र में जो है कि हम ध्यान से जब देखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो चित्र में ध्यान से देखते हैं तो इसमें 2 पट्टियां हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दिख रहा है ना, 2 पट्टियां हैं। चूँकि आवेश का क्या नाम है भाई कि आवेश जो भी चीज़ हो तो अपोजिट आवेश को क्या करता है, आकर्षित करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस चीज़ में ये देखते हैं कि जो फर्स्ट और सेकेंड पाथ है इसमें ये धन आवेश की ओर मुड़े हुए हैं, मतलब कि इन कणों पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित है, तभी तो ये पट्टियाँ धन की ओर मुड़ी हुई है। तथा तीसरा कण है जो कि ऋण की ओर मुड़ा है, अतः इस पर ऋणात्मक आवेश है। इन 2 कणों की पाथ धनात्मक प्लेट को मुड़ा हुआ है, मतलब इन 1 और 2 पर कौन सा है आपका आवेश, तो है आपका ऋणात्मक, और तीसरे ये ऋण की ओर मुड़ा हुआ है, अर्थात इस पर धनात्मक है। ठीक है ना। और ध्यान देने की बात है, चूँकि सभी कण विद्युत क्षेत्र में समान चाल से चल रहे हैं, इनका चलने का जो चाल है समान है, इसलिए सभी एक समान विद्युत क्षेत्र ए में रहेंगे। ठीक है ना। अब इनका मार्ग का यदि हम विक्षोभ देखते हैं, माने विचलित होने का गुण, तो आपको हम रेखा के समीकरण, ठीक ना, y = ½ AT² का प्रयोग करेंगे तो y = जो है कि 1/2। ए क्या है भाई, त्वरण है, तो त्वरण बराबर क्या होता है, F/m, बल बटे क्षेत्रफल, और बल इक्वल क्या होता है, तो बल इक्वल होता है आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र बटे m। त्वरण बराबर F/m, यहाँ पर ये है ना, ये त्वरण है, त्वरण बराबर होता है F/m। ठीक है, और F की जगह पर हम स्मॉल ई क्या होता है भाई, ये आवेश है, कैपिटल ई क्या है वैद्युत क्षेत्र, m लिख सकते हैं, गुणे T²। चूँकि E एवं T समान है, क्योंकि समान वैद्युत क्षेत्र में जब एक समान चल रहे हैं तो E और T क्या है, एक बराबर है, अतः y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E/m हो सकता है। ठीक है ना। तो यही जो है कि E और T
समान है, इसलिए ये हम y समानुपाती E/m। इसका जो है कि होता है, चूंकि आवेश तीसरा नंबर कण ऊर्ध्वाधर की ओर अधिकतम विक्षेपित है। देखिए ज़्यादा ये विक्षेपित है, ठीक है ना। कण तीसरा y ऊर्ध्वाधर की ओर अधिकतम विक्षेपित है, अतः आवेश के द्रव्यमान का अनुपात, ठीक है ना, इस तीसरे कण के लिए अधिकतम होगा। ध्यान दीजिए, ये कण जो है कि ऊर्ध्वाधर है, अतः आवेश द्रव्यमान का अनुपात इसके लिए क्या होगा, अधिकतम होगा। अतः हम कह सकते हैं कि आवेश पहला और दूसरा ऋणात्मक है और जैसे कि तीसरा कण का आवेश सहित अनुपात अधिकतम है। पहले और दूसरे की तुलना में तीसरे का आवेश सन्निहित का अनुपात क्या है, अधिकतम है, ठीक है ना। अब इसी क्रम में हम दूसरे क्वेश्चन पर जो है कि ध्यान देते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है भाई, तो दूसरा प्रश्न है जिसमें कि आप लोगों के सामने ये लिखा गया है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1.15, ठीक है ना। इसमें प्रश्न कर रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई दिया हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र है ई, इसकी वैल्यू दी है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। तो एक समान विद्युत क्षेत्र ई = 3 × 10⁻³, ठीक है ना, आई कैप न्यूटन पर कूलम पर विचार कीजिए, जिसमें कि फर्स्ट कह रहा है इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा की वर्ग की उस पार्श्व में जिसका तल YZ तल के समांतर है, कहाँ है, YZ तल के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, पहला है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग की उस पार्श्व में जिसका तल YZ तल के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, ठीक है ना, ये। और बी कह रहा है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। तो ये दो क्वेश्चन जो है कि हमें करने हैं। पहला क्या कर रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E = 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम विचार किया जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग की उस पार्श्व में जिसका तल YZ तल के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। और दूसरा बी कह रहा है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। तो पहले क्वेश्चन के अनुसार गिवन वैल्यू हमारे पास है E = 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम है, अर्थात विद्युत क्षेत्र धन अक्ष के अनुदिश कार्य कर रहा है, ठीक है ना। क्यों कह रहा है भाई, तो कह रहा है कि इस क्षेत्र पार्श्व में जिसका XY तल का समांतर है, क्या है, XY तल का समांतर है, तो इसलिए x अक्ष के अनुदिश कार्य कर रहा है। वर्ग जो है कह रहा है कि भुजा 10 सेंटीमीटर, मतलब कितना मीटर हो जाएगा, हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.1 मीटर। तो क्षेत्रफल कितना होगा भाई वर्ग का, तो 0.1 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो इस उस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया डेल्टा एस इक्वल कितना हो गया 10⁻² आई कैप मीटर स्क्वायर।
और ये हो गया ई की वैल्यू, ए वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल ई डेल्टा एस। फाई की वैल्यू क्या होगी, हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे मुझसे गुजरने वाला, तो फाई इक्वल ई डेल्टा एस। ई की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻³ आई कैप गुणे 10⁻⁻2 आई कैप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। गुणा कर देंगे, ठीक है, तो मिलेगा 3 × 10⁻³ इंटू 2, सॉल्व कर दीजिए तो बच जाएगा 3 × 10 न्यूटन, या हम कह सकते हैं 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये जो है कि आपका चित्र द्वारा जो है कि प्रदर्शित है। क्या चित्र कर रहा है कि एक तल वाई जेड तल के समांतर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वाई और जेड तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाइंड करना है। और बी वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है तो उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो बी वाले प्रश्न में हमारा बी वाला क्वेश्चन है, चूँकि बी वाले में है कि इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल अभिलंब से 60 अंश का कोण बनाता है। तो जब 60 अंश का कोण बनाएगा तो फाई इक्वल क्या हो जाएगा ई डॉट डेल्टा एस, या 60 अंश कोण दिखा देंगे तो ई डेल्टा एस कॉस 60। इसी क्रम में तो 60 हो जाएगा इक्वल 3 गुणे 10⁻3, ये हो जाएगा ई की वैल्यू, और ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल डेल्टा एस 10⁻2 गुणे कास 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। अब सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 15 न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आंसर हो जाएगा आपका जो है कि 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1.6 क्या कर रहा है भाई, कह रहा है कि अभ्यास 1.15 की एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के 10 सेंटीमीटर भुजा था, और इसमें कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अविन्यस्त हो कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर। ऐसा घन है जिसके, ठीक है ना, फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है ना। तो ये निकालना है आपका 1.16 में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो ऊपर 1.15 की एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो कि इस प्रकार अभिविन्यसित है कि उनके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, यही जो है कि हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि घन में से नेट वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। क्यों भाई, क्योंकि जितनी विद्युत बल रेखाएं इसकी 20 सेंटीमीटर भुजा से प्रवेश करती है उतनी ही निकल जाती है, ठीक है ना। जितनी प्रवेश करती है उतनी ही निकल जाती है, क्योंकि इसका विन्यास निर्देशांक तलों के समांतर है। तो समांतर है तो जितना अंदर आएगी उतना निकल जाएगी, तो कोई भी विद्युत बल रेखाएं नहीं रहेगी, तो कुल गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसी क्रम में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1.17 क्या कह रहा है भाई, प्रश्न पर पहले हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी काले बॉक्स की पृष्ठ पर विद्युत
क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स की पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। कह रहा है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर स्थित क्षेत्र की सावधानीपूर्वक माप लेते हैं तो यह क्या देती है भाई, बॉक्स से गुजरने वाला नेट फ्लक्स का मान 8 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम बताती है। तो ज्ञात करना है पहला, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा, कुल आवेश कितना होगा, ये ज्ञात करना है। और दूसरा कह रहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं, ये करना है। दूसरा, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है ये निकालना है। और यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों और क्यों नहीं है निकालेंगे। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन के लिए ध्यान देते हैं। कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना, कि फाई इक्वल कितना है भाई, तो 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। और साइलेंट जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दो वैल्यू दी हुई है। यदि काले बॉक्स में कुल आवेश Q हो तो कह रहा है कि कुल आवेश Q हो तो गॉस के थ्योरम से फाई इक्वल Q/ε0, या तो Q इक्वल क्या हो जाएगा, फाई × ε0, तो Q इक्वल, अब ये वैद्युत फ्लक्स फाई गुणे ये ε0 की वैल्यू, ठीक है, और ये वैद्युत फ्लक्स फाई गुणा कर देंगे तो आपका मिलेगा 8.85 × 8 10⁻−12। अब इसमें इंटू कर दीजिए तो 70.832 × 10⁻−9 कूलम, और इसमें चार्ज को मेंटेन कर देंगे तो मिलेगा आपको 0.07 माइक्रो कूलम। ठीक है ना, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। कह रहा है कि बॉक्स से नेट आवेश इतना है, ठीक है ना, बॉक्स से क्या है, कुल आवेश इतना जो है कि है। ठीक, अब रह गया हमारा कि बी वाला क्वेश्चन। तो हम यह कह सकते हैं कि निष्कर्ष बता सकते हैं, यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं हम बी में कि बॉक्स की अंदर नेट आवेश शून्य है, यह कभी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, यदि बॉक्स से बाहर की ओर पृष्ठ से नेट वैद्युत फ्लक्स शून्य है, क्योंकि ऋण एवं धन आवेश की संख्या समान हो सकती है। शून्य कैसे कर सकते हैं, ऋण और धन आवेश की संख्या समान हो सकती है, जो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर सकते हैं, निरस्त कर देते हैं, जिससे अंदर का नेट आवेश शून्य हो जाता है। और हम ऐसा निष्कर्ष ले सकते हैं कि बॉक्स के अंदर नेट आवेश शून्य है। इस निष्कर्ष पर हम नहीं हो सकते हैं कि बॉक्स के अंदर नेट आवेश शून्य है, यानी कोई आवेश नहीं है, नेट आवेश शून्य है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों आवेश होंगे और जो दोनों कैंसिल कर देंगे तो उसका कुल वैल्यू क्या होगा, शून्य होगा, नेट वैल्यू शून्य जाएगा। बट ये हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, ठीक ना, कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। ठीक है ना, 10 साल इतना स्टडी कीजिए, फिर हम मिलते हैं।